हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आपकी 12th की कंटिन्यू में सीरीज चल रही है अभी, बेसिक वाली चीज़ों की, जो मतलब चैप्टर से पहले पता होनी चाहिए कि चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो लिंक बना रहेगा उसी चीज़ से। और 10th की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। आपके कोई भी लिंक में कांटेक्ट में है तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर दें कि ऐसे ऐसे चैनल है, वहाँ पे जाके देख लो। वहाँ श्योरिटी मैं ले रही हूँ, अपने आप 100 आउट ऑफ 100 आएंगे ही आएंगे। इतना अच्छे से कवर करवा रखा है, सिलेबस करवा दिया, 2-2 3-3 बार रिवीजन होगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता दी, मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज भी बता दी। आपके लिए भी बेनिफिशियल है। अगर ऐसे ही कंटिन्यू में बने रहोगे तो बहुत बेनिफिशियल है ना। आपकी लाइव क्लासेस जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सकेंगी, उतनी ज़्यादा कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी लाइव क्लासेस हों, ताकि मुझे आपके डाउट्स क्लियर करने का एक अलग प्लेटफॉर्म मिल जाए, है ना। क्योंकि ऐसे में सामने से लिंक नहीं बनता, बिना देखे तो ऐसे पता नहीं चलता कि क्या है डाउट, क्या नहीं है। वहाँ पे कमेंट में बता सकते हो, या अदरवाइज़ यहाँ पे भी बता सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लियर यहाँ पे भी करने की कोशिश करूँगी, लेकिन लाइव क्लासेस का थोड़ा बेनिफिट ये है कि तभी कोई कंसेप्ट चल रहा है तो उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, हाँ। और लास्ट में हो गया था अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा। अभी करेंगे लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। बिफोर कंटिन्यूइंग मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया। मास्टर्स और बैचलर्स में मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके बहुत अच्छी प्रिपरेशन बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 आराम से ले जा सकते हैं। मैथ्स को करने का एक ही रूल है, रिवीजन अच्छे से करनी है। यहाँ से पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा, रिवीजन नहीं की तो कुछ नहीं आएगा। रिवीजन भी इन द सेंस, अब मैं भी पढ़ती हूँ तो मुझे भी दो 3-3 बार वो चीज़ें, चलो ठीक है, एक बार पढ़ने में समझ आ जाती है, लेकिन रिवाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको पीछे से लिंक बना के किया जाए। अभी करते हैं कंटिन्यू डेफिनेशन, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लेट एफ बी अ फंक्शन, रियल फंक्शन, एंड लेट एक्स नोट बी एन इंटीरियर पॉइंट इन अ डोमेन ऑफ एफ। वी देन से दैट एक्स नोट इज अ लोकल मैक्सिमम ऑफ एफ। क्या होगा, बस क्या करना है, जो भी ओपन इंटरवल से एक्स नोट उठाया है वो फंक्शन में पुट किया, तो एफ एक्स नोट ग्रेटर देन आना चाहिए। एफ एक्स नोट ग्रेटर देन दिस जो गिवन फंक्शन था उससे, तो फॉर एवरी एक्स इन दैट ओपन इंटरवल एंड एफ एक्स नोट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। देखो, जो भी पॉइंट उठाया आपने, इंटीरियर पॉइंट उठा लिया डोमेन एफ से, अगर उसकी वैल्यू पुट करने के बाद फंक्शन में ज़्यादा आ रही है, जो पहले से अपने पास ऑलरेडी एक फंक्शन था उसमें रियल वैल्यूड फंक्शन, तो उसको बोलेंगे कि वो लोकल मैक्सिमा है। अदरवाइज अगर वो छोटी आ रही है, उससे कम आ रही है, तो उसको बोलेंगे लोकल मिनिमा है। वही सेम डेफिनेशन है, द मैक्सिमम एंड सेम डिटो डेफिनेशन है, बस लेस देन और ग्रेटर देन। जहाँ पे ग्रेटर है इसका मतलब मैक्सिमम है, ये भी मैंने बताया था। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन पे आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर लेस देन में जा रही है वैल्यू 0 से, तो इसका मतलब बोलेंगे कि फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सारा का सारा उसी बेस पे है। बस आपको छोटी छोटी अगर डेफिनेशन क्लियर है तो इसका मतलब आपके सारे कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हैं। अदरवाइज थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी क्वेश्चन बनाने में। सिंपल क्वेश्चन देखा, समझ में आ गया करना क्या है, तो डेरिवेटिव निकालेंगे, सीधा पुट करेंगे, वैल्यूज आ गई तो बोल देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ऐसे ही फंक्शन में कोई भी इंटरवल से पॉइंट उठाएंगे, पुट करेंगे, ज़्यादा आ रहा है उससे तो बोल देंगे कि लोकल मैक्सिमा है, अदरवाइज बोलेंगे कि लोकल मिनिमा है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आर आल्सो कॉल्ड एक्सट्रीमम वैल्यूज। उनको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों होंगी तो उसको बोल देते हैं एक्सट्रीमम वैल्यूज। ऐसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, लेट एफ एक्स बी a differential functions of interval I, let x naught belongs to interval I, x naught is a point of local maximum of f x naught, f x if f dash x naught is equal to 0 और greater than 0 होगा तो क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 0 होगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एट एवरी पॉइंट क्लोज टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स है एक्स नोट। अगर लेस देन होगा तो वो क्या बोलेंगे, राइट एंड ऑफ एक्स नोट। बस सिंपल डेरिवेटिव निकालना है, वैल्यू पुट करनी है, आ जाएगा अपने पास। ये वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसमें भी सेम ही बात है। एफ डैश एक्स नोट इस लोकल मिनिमम में क्या होगा कि लेफ्ट क्लोज टू लेफ्ट में चला जाएगा, और एक्स नोट के, और यहाँ पे ग्रेटर देन में हो गया तो क्या हो जाएगा, राइट। इसमें थोड़ी डेफिनेशन देखो, यहाँ पे क्या ग्रेटर देन में जा रहा है तो लेफ्ट में, लेस देन में जा रहा है तो लेफ्ट में है। तो याद करने का तरीका क्या है, लेस देन में जाएगा तो अपन लोकल मैक्सिमा की तरफ जाते हैं, लेस देन में तो लेफ्ट कर लेना, लेस देन में लोकल मैक्सिमा और लेफ्ट। यहाँ पे ग्रेटर देन में है तो पहले लेफ्ट देन राइट, सीधा ऐसे ही याद कर सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट आता है, यहाँ पे राइट आता है, तो लेफ्ट
फर्स्ट में जो भी कंडीशन है लेस देन के लिए तो है वो लेफ्ट के साथ, अदर देन सेकंड के साथ। वैसे ये डेफिनेशन काम नहीं आने वाली, आगे सिंपल एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे। इफ़ एफ डैश एक्स, बट डेफिनेशन नॉर्मल तो आनी चाहिए। इफ़ एफ डैश एक्स नोट इज ज़ीरो बट एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू एक्स नोट, देन एक्स नोट इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब डिफाइन नहीं हो रहा हो ना, तो साइन में कुछ चेंज आ रहा हो, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो अपन बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वर्किंग रूल कैसे करते हैं, एफ डैश एक्स निकालो फंक्शन का, 0 पुट करो और ऑब्टेन कर दो इंटरवल में से। तो टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे कि पॉइंट ले लिया ए अपन ने, अगर पॉइंट एफ डैश एक्स साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है वो लोकल मैक्सिमम की तरफ चला जाएगा। तो एफ एफ ए इज़ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अगर एफ डैश नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो इसका मतलब लोकल मिनिमम। एफ डैश एक्स डज नॉट साइन चेंज, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। यही सारा सब कुछ पढ़ा है। हाँ, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या बतानी थी, हाँ पहले वो एक बता देती हूँ। 12th में देखो हर एक के पास करने के बहुत से तरीके हैं। 3-4 बुक है, NCERT स्टैंडर्ड बुक है, जो एक स्टैंडर्ड बुक में ही एग्जाम्पलर क्वेश्चन एक है RS अग्रवाल और एक है RD शर्मा। ये 4 बुक हैं आपकी 12th की, इनसे रिलेटेड। अब जिसको 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं उसको क्या करना है, जिसको पास होना है उसको क्या करना है, वो अपना कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके रिगार्डिंग फिर मैं बुक बताऊंगी कौन सी है। देखो ये जो RD शर्मा है, ये जेई मेंस के लिए जो हायर स्टैंडर्ड के लिए आती है, मतलब जेई की प्रिपरेशन करते हैं IIT जेई, उनके लिए बेनिफिशियल है RD शर्मा, बट बहुत ज़्यादा लेंथी है। एलिमेंट्स की बुक भी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसके कंपैरिजन में ले सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसे पास होने का ही बताना है या 100 आउट ऑफ 100 का लेके बताना है। बट मैं प्रेफरेंस एक बार NCERT को दूंगी, फिर एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी करेंगे, एंड एलिमेंट्स के या किसी और बुक के स्टैंडर्ड बुक के करेंगे आप सोल्व क्वेश्चंस जो ऑलरेडी गिवन होंगे। ठीक है, एक डेफिनेशन आगे इसी चैप्टर से रिलेटेड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में है, लेट एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑन आई, लेट एक्स नोट बिलोंग्स टू इंटरवल एफ डबल डैश एक्स। वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव में निकाला था, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव में। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट में जाएगा, देन एक्स नोट इज लोकल मैक्सिमम इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0। एक्स नोट इज लोकल मैक्सिमम इफ एफ डैश एक्स इज, एक्स नोट पुट किया तो 0 आ गया, और एफ डबल डैश एक्स नोट ग्रेटर देन 0 आ गया। समझने की बात है यहाँ पे, वहाँ पे ग्रेटर देन 0 में बन रहा था लोकल मैक्सिमा, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में लेस देन 0 पे आ रहा है। वर्किंग रूल क्या है, सेम ही रहने वाला है। एफ को ये पॉइंट उठाएंगे और साइन लगाएंगे उसके ऊपर, एफ डैश ए इज इक्वल टू 0। अगर एफ डैश ए डबल डेरिवेटिव और इसी फंक्शन ए के ऊपर ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसको बोलेंगे कि पॉइंट है वो लोकल मिनिमम है। अगर लेस देन में आ गया तो इसका मतलब मैक्सिमम में है। अगर कुछ भी ना आए तो क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, आप बताना। देखो साइन ऑफ फंक्शन गिवन था, अगर ओड है तो पॉजिटिव और नेगेटिव, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अगर इवन है तो पॉजिटिव मिनिमम हो जाएगा। पॉजिटिव आने पर वैल्यू लोकल मिनिमम देती है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। इवन आ गया लेकिन साइन है नेगेटिव तो मिनिमम, मैक्सिमम होगा। आगे जैसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, आप करना ट्राई, ये वाला एग्जांपल सोल्व कर लेना अपनी तरफ से। पहले सोल्व करना है, फिर वैल्यूज पुट करनी है। अगर नेगेटिव में जा रही है तो मैक्सिमम, एंड डबल डेरिवेटिव में यही डिफरेंस है फर्स्ट डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव वाले में, कि अगर सिंगल डेरिवेटिव में पॉजिटिव आ रही है तो सिर्फ उसको पॉजिटिव बोलेंगे, मतलब मैक्सिमम बोल देंगे, और अदरवाइज उसको अगर डबल डेरिवेटिव में पॉजिटिव आ रही है तो उसको मिनिमम बोलेंगे। ठीक है, अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है, ये बोल रहा है लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइन इन द क्लोज इंटरवल, ए बी के ऊपर डिफाइन है। तो ऐसे ग्राफ शो कर रखा है, एफ ऑफ ए पे, एफ ऑफ बी पे, एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी।
यहाँ पे एफ ऑफ ए है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और एफ ऑफ बी है उसको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। ऐसे ही है प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या क्या करने हैं देखो, जो आपके इस बुक में रिलेटेड है, मतलब जो 12th के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, CBSE हो चाहे HBSE हो चाहे कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, उनके अंदर आता यही है। जो CBSE पैटर्न फॉलो करती है वही आते हैं, बट बुक NCERT की ही प्रेफरेंस में रखनी होती है। एग्जाम्पल सोल्व करने इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए। NCERT में थोड़े क्वेश्चन कम है, लेकिन 50 to 60% NCERT ही आती है आपके पेपर में। 50 to 60 या 80 to 90% तक NCERT आती है, अगर उसकी जो मिसलेनियस वगैरह सारे एग्जाम्पलर वगैरह सब कुछ सोल्व कर लिया जाता है। तो पहले करते हैं। 4 है सर्कल ऑफ रेडियस आर। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर। जो आपके लिए आगे काम आने वाली चीज़ें हैं यही हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, तो इन फॉर्मूला को अच्छे से याद करना। 4 है सर्कल ऑफ रेडियस। देखो क्वेश्चन क्या गिवन होगा, रेट ऑफ द चेंज ऑफ बोल देगा किसी भी वॉल्यूम का, किसी भी मतलब किसी भी शेप का, किसी के वॉल्यूम सरफेस एरिया पे टाइम के रिलेटेड डेरिवेटिव के लिए बोल देगा, या फिर रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव के लिए बोल देगा, या हाइट के रिस्पेक्ट में बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो पहले कंसेप्ट में फॉर्मूला तो आना ही आना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं आया तो इसका मतलब आगे क्वेश्चन ही नहीं बना सकते। 4 है सर्कल ऑफ रेडियस आर, जहाँ पे एरिया क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर। ये सबको पता है, अच्छे से किया हुआ है। 4 है स्फीयर ऑफ रेडियस आर। वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। देखो ये कैसे बने हैं, ये आपके NCERT में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन है, तो वहाँ से पढ़ लेना। किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं करवा दूँगी। 4 स्क्वायर विद साइड एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होता है 4a। रेक्टेंगुलर में क्या होता है लेंथ और ब्रेड्थ आमने सामने वाली साइड्स सेम होती है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाता है एरिया। ए और बी ले लिया यहाँ पे, जहाँ पे लेंथ है ए और ब्रेड्थ है बी। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू ए प्लस बी। पेरीमीटर क्या होता है एक पॉइंट से स्टार्ट होके उसी फिगर के चारों ओर घूम के उसी पॉइंट पर आ जाओ जहाँ से स्टार्ट किया है, मतलब जहाँ से स्टार्ट करके और सारा फिगर को कवर करके बाउंड्री को वहाँ तक लास्ट पॉइंट तक पहुँच रहे हैं, तो उसको बोलेंगे उसका पेरीमीटर। 4 है राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस आर एंड हाइट h। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर h। सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। याद कर लेना, इससे रिलेटेड बहुत और इससे रिलेटेड 6th और 5th और 6th जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h में वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। वॉल्यूम के लिए क्यूब ऑफ वॉल्यूम बताना है, तो क्या बनाएंगे 4 है क्यूब विद एज है जिसकी साइड दे रखी है x। वॉल्यूम हो जाएगा एक्स क्यूब, और सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू साइड्स क्या है 6 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एज दे रखी थी या साइड दे रखी थी x। 4 है क्यूबॉइड विद एजेस XYZ। साइड दे रखी क्यूबॉइड की XYZ, तो वॉल्यूम क्या होगा XYZ हो गया, और सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और 2 इंटू XY प्लस YZ प्लस ऑफ ZX। इसमें क्या होता है जो एक वाली साइड है क्यूब में और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है, बस इतना डिफरेंस है कि एक साइड ज़्यादा हो जाती है। इसमें तीनों क्यूब में सेम साइड रहती है, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ लेंथ चेंज हो जाती है, ब्रेड्थ और हाइट सेम रहती है क्यूबॉइड में, तो उसमें यही डिफरेंस है मेनली। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होने चाहिए अगर इस चैप्टर में कंप्लीट में से कंप्लीट मार्क्स लेने हैं तो। देखो आपकी बुक में कुछ नहीं है ऐसा कि जो ना बनी, बहुत इजीली है, बहुत 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 आसान है, बस सिर्फ समझने वाली बात है कि आप समझने के लिए तैयार हैं या नहीं है। आपको इतने सारे क्वेश्चंस नहीं करने, जिसको जेई की प्रिपरेशन करनी है वो तो भाई कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि उनके हाई लेवल का मेंस में पूछा जाता है, सोल्व करके दिखाना होता है बाकायदा, जैसे अपना थ्योरी का पेपर है ऐसे ही। तो उनके लिए बेनिफिशियल है कि हर एक चीज़ अच्छे से करें, लेकिन जिसको बोर्ड एग्ज़ाम देने हैं या फिर आगे का कुछ अपने मैथ्स में करियर बनाना है वो भी अच्छे से करेगा, है ना। देखो आना सब कुछ चाहिए, है ना, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही, लेकिन हाँ अगर NCERT और एग्जाम्पलर क्वेश्चंस और एलिमेंट्स या RS अग्रवाल के सोल्व एग्जाम्पल्स भी कर लेते हो तो आपका 100 आउट ऑफ 100 का काम हो जाता है। और जो लास्ट में आपके लिए बतानी है वो बात तो करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो 85% रोल प्ले करते ही हैं।
हाउ टू बिकम करके टॉप पर वीडियो डाली हुई है मैंने, और हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, उसमें मैंने हर बार यही बात बोली है कि 80 to 85% रोल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्ले करते हैं, तो प्लीज़ उनको स्किप किसी भी हालत में ना करें। मेरी जो रेगुलर क्लासेस होती हैं, जैसे 10th की मैंने अभी सारी कंप्लीट करवा दी, 1 महीने में ही करवाया है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लिया। उसी चीज़ को कवर करवाने में कम से कम 6-7 महीने लग जाते, लेकिन बस मुझे ये था कि एक बार करवाना है आपके पेपर से पहले, तो मैंने जितनी भी ज़्यादा कोशिश की उसमें सारा करवा दिया कवर। उसमें एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट किस बेसिस पे बताइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर पे बेसिस पे बताइए, ऐसे तो कोई बता ही नहीं सकता। देखो, और अगर ऐसे बता रहा है तो उसका मतलब वो बेवकूफ़ है। अगर उसने पीछे के पेपर ही नहीं देखे और फिर उसने वैसे ही एक्सरसाइज बता दी तो कोई बेनिफिट नहीं है उन चीज़ों का। अब 1.2 से क्वेश्चन 1 मार्क का आ गया, लेकिन 1.3 से 4 मार्क के आने की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी तो है ही, क्योंकि वो एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट, उसी के बेस पे सारी की सारी एक्सरसाइज और थ्योरम्स है। डिफरेंशिएबल एंड अप्रोक्सीमेशन अगला टॉपिक है। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो, कोई भी है ना, एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है कि लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स भी गिवन फंक्शन है और डेल्टा एक्स डिनोट कर देता है इंक्रीमेंट को। तो दोनों पर फंक्शन, अगर इस वाई में डेल्टा का इंक्रीजमेंट कर रहे हैं तो वाई प्लस डेल्टा वाई हो गया, तो यहाँ पे भी तो होगा एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ डेल्टा एक्स, है ना। तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स। Let delta x denote a small increment in the independent variable x and delta y be the corresponding increment in the dependent variable y, है ना। तो differentiable of x is denoted by dx and is defined as dx is equal to delta x। जो कंटिन्यू में बना रहेगा उसके लिए मैथ बहुत इजी है, और अपने कमेंट्स में बता सकते हो कि मैम यहाँ पे समझ नहीं आया। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, मतलब ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव किया तो एफ डेस एक्स, और डी एक्स यही आ गया। ऐसे ही अगर शॉर्ट में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं डेल्टा एक्स से डिनोट कर देते हैं, तो एफ डेस डेल्टा एक्स, डी एक्स को डेल्टा एक्स छोटा थोड़ा कम मानना, ज़्यादा नहीं माना। डी डेल्टा वाई एंड डी वाई आर नॉट यूजुअली द सेम विद रिगार्ड डी वाई इज अप्रोक्सीमेट, इक्वल नहीं होते बट अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, मतलब अगर उसकी वैल्यू 3.5 है तो उसकी वैल्यू 3 ले ली जाती है, अप्रोक्सीमेट में वैल्यू ले ली जाती है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, चलो पढ़ते हैं इस बात को। अच्छी बात है आपकी सीखने की कि हम डिफरेंशिएशन कर ही क्यों रहे हैं। लेट पी एक्स वाई एंड क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई एंड प्लस डेल्टा वाई, दो पॉइंट है, ये पी के कोऑर्डिनेट हैं, ये क्यू के कोऑर्डिनेट है। Be any 2 points on the curve y is equal to fx, here delta x and delta y increment है वेरिएबल x और y में। let dx and dy by the differentiable वेरिएबल ऑफ x and y, जो फिगर में दिखाया हुआ है। pr is equal to dr, pr is equal to dx is equal to delta x, qr is equal to dy and delta y, है ना। pr आर एस अपोन में pr, आर एस अपोन में pr किया तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी इज इक्वल टू एफ डेस एक्स होगा। हाँ सही बात है, आर एक्स इज इक्वल टू एफ डेस एक्स पी आर, एफ डेस एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई। तो सो डेल्टा वाई माइनस ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू आर माइनस ऑफ एस आर, क्यू आर माइनस ऑफ एस आर, तो क्यू एस आ गया। दस द डिफरेंशियबल डी वाई एंड द इंक्रीमेंट डेल्टा वाई मे नॉट बी इक्वल, वो इक्वल बस अप्रोच में इक्वल होते हैं और वैसे इक्वल नहीं होते, बस एज्यूम कर लेते हैं कि थोड़ा इंक्रीमेंट है तो इस वजह से वो इक्वल हो भी जाएंगे, पर होते नहीं हैं। चलो इसका एक रिमार्क दे रखा है वो कर लेते हैं। इफ़ डेल्टा एक्स इज एन एरर इन एक्स, तो डेल्टा एक्स इज एन अब्सोल्यूट एरर इन एक्स। डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स है वो रिलेटिव एरर है, और डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इंटू 100 इज एन परसेंटेज एरर इन एक्स। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज का पूछ सकते हैं, बेसिक से कंसेप्ट से रिलेटेड है। अगली क्लास में क्या करेंगे आप, देखो जो आपके अभी 40 का पैटर्न चल रहा है अभी 21 और 22 के अकॉर्डिंग, तो एलिमेंट्स के पीछे आपके मतलब कम से कम हर एक के पीछे दे रखे हैं 50 से 60 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट, तो प्लीज़ उनको अच्छे से करना, क्योंकि उनसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव होगी। कोई समझ में ना आए तो प्लीज़ पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रल्स बहुत ईजी सा चैप्टर है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की दिक्कत है। जब मैंने क्लासेस ली थी आपके स्कूल में तो उसमें इंटीग्रल्स बहुत डिफ़िकल्ट बता रहे थे कि नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, ये बहुत बहुत ईजी है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। इफ़ यू लाइक प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर प्रिपेयर फॉर 11th 10th एंड 12th। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अच्छी लग रही है क्लासेस और कंटिन्यू में चाहिए और ये वाली बात बतानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि हाँ मैम ये बता दो कि NCERT और किसको करने से कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो मैं आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू सो मच। ओके बाय।